हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम 22 अक्टूबर का जो हरियाणा का जो डी ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हम मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी हम जो ग्रामर के 10 क्वेश्चन आए हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मॉर्निंग सेशन में जो 10 क्वेश्चन आए थे, तो पहला क्वेश्चन है चेंज द सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि हमारे को डायरेक्ट स्पीच के अंदर एक सेंटेंस दिया हुआ है उसको हम इनडायरेक्ट में लेके जाना है। क्वेश्चन है ही सेड नंबियार वर्क्स हार्ड। ये आपको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। अब हमें ये डायरेक्ट में दिया है, ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब हमें इनडायरेक्ट में लेके जाना है, यानी कि ये नरेशन है। तो ही सेड को हम किस में लेके जाएंगे? ही सेड को हम सेड में लेके जाएंगे। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव का मतलब होता है ये सकारात्मक वाक्य है, और सकारात्मक वाक्य के बाद में हमें ये देखना है ये कौन सा टेंस है। ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल को हम किस में लेके जाएंगे? पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में लेके जाएंगे। यहाँ पर पास्ट सिंपल लिख भी देता हूँ। अब देखिए ही सेड, तो ही सेड। अब हमें कंजंक्शन लगाना है, इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट, ही सेड दैट। अब देखिए नंबियार है तो नंबियार को नंबियार रहेगा, ही सेड दैट नंबियार। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको पता है कि नरेशन के अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ये हमारा जो फर्स्ट फॉर्म जो है ये इनडायरेक्ट में हम जब जाएंगे पास्ट सिंपल में, तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये किस में चली जाएगी? सेकंड में। तो ही सेड दैट नंबियार वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके पास पेपर, आप अगर जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में जिसका पेपर था 22 अक्टूबर को, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना पेपर को चेक कीजिए, उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है कि ही सेड दैट नंबियार हैड बीन वर्किंग हार्ड। ही सेड दैट नंबियार हैड बीन वर्किंग हार्ड। सेकंड इसने लिखा हुआ है he said that Nambiar was working hard. Sorry, he said that Nambiar worked hard. He said that Nambiar worked hard. तो हमें आगे के ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जब इस ऑप्शन में देखेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा, और इस सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ही सेड दैट नंबियार वर्कड हार्ड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड इसने क्वेश्चन पूछा है 22 अक्टूबर के मॉर्निंग शिफ्ट में, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें सही स्पेलिंग को चेक करना है। फर्स्ट स्पेलिंग लिखी है इनक्रेडुलस, यानी कि एक वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल ये वर्ड है इनक्रेडिबल, इसका मतलब होता है हार्ड टू बिलीव, यानी कि अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। और इसी का इसने चेंजमेंट किया इस वर्ड का। इनक्रेडिबल से एक वर्ड बनता है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस, DULOUS, इनक्रेडुलस, INCREDULOUS। चलो चेक कर लेते हैं। INCRA यानी कि ये रॉन्ग हो गया। इनकार्डुलस ये भी रॉन्ग हो गया। ये फर्स्ट वाला भी रॉन्ग है।
INCREDULOS, इसमें इसने सही लिखा है INCREDULOUS, यानी कि हमारा आंसर जो बनेगा ये फोर्थ बनेगा, इनक्रेडुलस, INCREDULOUS, इनक्रेडुलस। तो सेकंड का जो हमारा आंसर बनेगा वो इनक्रेडुलस बनेगा, और इसका मतलब होगा हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव, यानी कि विश्वास करना जिस पर मुश्किल हो उसको बोलते हैं इनक्रेडुलस, INCREDULOUS। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड फ्रेज, यानी कि इसने इस लाइन को अंडरलाइन किया हुआ है, विल बी कोलैप्स, और इसका हमें रिप्लेस करना है। इसने ए में ऑप्शन दिया हमारे पास नंबर 1, इसमें दिया है कि नो चेंज, सेकंड पे दिया है उसने विल कोलैप्स, थर्ड पे दिया है विल हैव कोलैप्स्ड, विल हैव कोलैप्स्ड, फोर्थ पे दिया है विल हैव बीन कोलैप्सिंग, विल हैव बीन कोलैप्सिंग, और फिफ्थ में दिया है नॉट अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड। चलिए, द लैडर, लैडर का मतलब क्या होता है, यानी कि जो सीढ़ियां होती हैं, जो सीढ़ियां होती हैं जो हम चढ़ने के लिए यूज करते हैं, ये सीढ़ियां, द लैडर विल बी कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना, किसी चीज का गिर जाना। इफ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड्स, अगर आप दोनों हाथों से किसी चीज को धक्का मारेंगे तो सीढ़ियां क्या हो सकती हैं, गिर जाएंगी, इसका ये पूछ रहा है। तो विल बी कोलैप्स, यानी कि इसमें टेंस देखिए, टेंस कौन सा है, यानी कि ऐसा हो जाएगा, और होगा कब, फ्यूचर में। अगर इसने विल, जो सेल और विल जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर यूज करते हैं, सेल और विल जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर यूज करते हैं। और फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर अगर हम इसको पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे, द लैडर विल बी कोलैप्स्ड, यानी कि सीढ़ियां गिर जाएंगी, तो यहाँ पर विल बी के साथ में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब विल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें चेक करिए, नो चेंज, विल कोलैप्स, विल हैव कोलैप्स्ड एंड विल हैव बीन कोलैप्सिंग, नहीं, यानी कि हमारे पास अगर आप इसको फ्यूचर सिंपल टेंस का अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे इस टेंस को, तो यानी कि विल बी कोलैप्स्ड होगा, इसलिए हम हमारे ऑप्शन में भी क्या नहीं है, विल बी कोलैप्स्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि विल कोलैप्स ये भी नहीं आएगा, सॉरी, विल कोलैप्स को छोड़ दीजिए आप, विल हैव कोलैप्स्ड ये नहीं आएगा, विल हैव बीन कोलैप्स ये भी नहीं आएगा, नॉट अटेम्प्टेड इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो विल कोलैप्स, तो देखिए जो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है उसके साथ में हमें बी लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है, सेल या विल के साथ में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, और हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसने क्या किया हुआ है, इसने बी को एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। ये बी जो है ये एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, इस बी की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली क्या है, बी रॉन्ग है। इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा विल कोलैप्स। हमारा आंसर क्या बनेगा, सेकंड, द लैडर विल कोलैप्स, सीढ़ियां गिर जाएंगी, इफ यू पुश द बॉल विद बोथ द हैंड्स। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सेकंड। हम फोर्थ क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्लास करते हैं। फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस, फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस, यानी कि एरर पूछ रहा है कि एरर कौन से सेंटेंस के अंदर है। ए पार्ट में दिया है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक, यानी कि द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, यानी कि यहां पर ध्यान से अगर देखें तो ये पूछ रहा कि ए पार्ट में एरर है या बी पार्ट में एरर है या सी पार्ट में एरर है या फिर डी नो एरर है, नो एरर। ए पार्ट
ए पार्ट में एरर है या बी पार्ट में एरर है या सी पार्ट में एरर है या नो एरर है। द होल ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक, यानी कि पूरा का पूरा ब्लॉक और उसके साथ 2 दुकानें तबाह हो गई अर्थक्वेक में। तो यहाँ पर हमें तलाश करना है कि एरर कौन सी में है। तो ध्यान से देखिए, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ये जो पार्ट है ये कलेक्टिव नाउन है। ये जो पार्ट है ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जैसे ए पैक ऑफ हाउंड्स, ए पैक ऑफ हाउंड्स, शिकारी कुत्तों का झुंड। मोस्टली जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर के अंदर काउंट किए जाते हैं। मोस्टली जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर यानी कि एक वचन कर्ता के रूप में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो होल ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स है ये सिंगुलर माना गया। इसको अगर हम इसको सिंगुलर मानेंगे तो यहाँ पर जो वर्ब जो है, यानी कि ये सब्जेक्ट है तो फिर इसका वर्ब क्या होगा? ये है। इसके अंदर तो और कोई वर्ब ही नहीं है। ये अगर ये जो वर्ब है टू, तो ये इसके साथ में आई है, यानी कि ये भी एक नाउन है। तो 2 शॉप्स, यानी कि द होल ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स, यहाँ पर वर्ब जो है वो ये है और ये वर्ब जो है ये प्लूरल के हिसाब से आई हुई है। इसने इसको प्लूरल माना है, बल्कि ये क्या है? सिंगुलर है। तो द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स जो है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसलिए यहाँ पर वर्ब ना आकर के यहाँ पर क्या आएगा? वॉज। इसका करेक्ट आंसर बनेगा द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक। इसका आंसर कौन सा बनेगा फिर? तो यहाँ पर वॉज ना आकर के यहाँ पर वर आएगा। तो इसमें आपको देखोगे तो इसके बी पार्ट में एरर है। किसमें एरर है? बी पार्ट के अंदर एरर है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी। यानी कि इस पार्ट के अंदर एरर है और इस पार्ट के अंदर एरर भी कहाँ है? ये जो वर्ब जो है ये प्लूरल के हिसाब से लगाई हुई है, बल्कि ये क्या आएगी? सिंगुलर के हिसाब से। यहाँ पर क्या आएगा? वो जाएगा द होल ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक। तो हमारे बी पार्ट के अंदर एरर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में पूछता है एग्जामिनर कि गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। हमारे को एक लाइन दी हुई है और उसमें उस लाइन में से हमारे को जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सुटेबल वर्ड हमारे को देखना है। अवर हॉकी टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल। हमारी हॉकी टीम जो है उसने स्कोर किया विनिंग गोल एट द 11th आवर। एट द 11th आवर। अब ये एक फ्रेजल सेंटेंस है, यानी कि एक फ्रेजल वर्ब कह सकते इसको। एट द लास्ट मिनट, एट द बिगिनिंग, एट ए क्रूशियल टाइम, बिफोर एन आवर। तो क्रूशियल टाइम का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूशियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो एट द 11th आवर जो है इसका सुटेबल जो वर्ड है आपको याद रखना है एट द लास्ट मिनट, यानी कि बिल्कुल एंड में। हमारी जो हॉकी टीम जो है उसने विनिंग जो गोल है, यानी कि उसकी विनिंग कब हुई? बिल्कुल लास्ट मिनट में। यानी कि बस अगर उसको लास्ट गोल नहीं लगता तो ये हमारी जो हॉकी टीम है ये हारी हुई थी। यानी कि लास्ट जो मिनट है उसी के ऊपर हमारी हॉकी टीम की विनिंग जो है वो डिपेंड करती है। सो एट द बिगिनिंग नहीं आएगा, एट द बिगिनिंग नहीं आएगा, एट ए क्रूशियल टाइम भी नहीं आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं आएगा, बिफोर एन आवर 1 घंटे बाद में भी नहीं। हमारा इसका राइट आंसर बनेगा एट द लास्ट मिनट, मतलब बिल्कुल एंड में, बिल्कुल एंड में। ही इज लिविंग एट द 11th आवर। जैसे इसको हम यूज कर सकते हैं ही इज लिविंग एट द 11th आवर, यानी कि वो बिल्कुल मृत्युशैया पर है। ही इज लिविंग एट द 11th आवर, यानी कि वो बिल्कुल मृत्युशैया के ऊपर है, यानी कि उसके खत्म होने का सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिनट बचा है। तो वैसे ही इसमें इसने यूज किया हुआ है कि आवर हॉकी टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल एट द 11th आवर। तो इसका राइट आंसर बनेगा एट द लास्ट मिनट, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये इसने सारे के सारे जो शिफ्ट हैं, अभी तक तो हम ये तीसरी शिफ्ट कर रहे हैं और इसमें सारी शिफ्टों में इसने PQRS पूछा है। तो अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इसने 4 पार्ट दिए हैं, इसको अरेंज करके हम एक सुटेबल सेंटेंस बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इसने लिखा टू अंडरस्टैंड टू मैनी पीपल, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल, और 4th पार्ट दिया ग्रामर अपीयर्स। टू अंडरस्टैंड टू मैनी पीपल, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल, ग्रामर अपीयर्स। इसने ए में दिया कि ABDC ADBC है, सेकंड में दिया CABD हो सकता है, थर्ड में दिया BDC हो सकता है और 4th में दिया DACB हो सकता है।
अब देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ढूंढना है, यानी कि एक इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस देखना है। सो देखिए, टू अंडरस्टैंड, ये इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है। टू मैनी पीपल, यानी कि टू मैनी पीपल थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल ग्रामर अपीयर्स। बहुत सारे लोगों के लिए, टू मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए ग्रामर अपीयर्स, ग्रामर जो है वो दिखाई देती है थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल। बहुत सारे लोगों के लिए ग्रामर जो है वो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नजर आता है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। तो हमारा बन गया ना आंसर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बी, बी आया टू मैनी पीपल। फिर क्या आएगा, ग्रामर अपीयर्स, बहुत सारे लोगों के लिए ग्रामर दिखती है, तो डी, बी डी। क्या, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल, यानी कि अब आया सी, और लास्ट में आ जाएगा ए। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा टू मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इसका राइट आंसर बनेगा हमारा बी डी सी ए, बी डी सी ए। राइट आंसर बनेगा बी, फिर डी, फिर सी, फिर ए। तो ये इसका बनेगा राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसका एक लॉजिक होता है। जैसे इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, यानी कि हमने सिर्फ एक ही चीज को फाइंड आउट किया कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए ग्रामर अपीयर्स होता है थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। यानी कि जैसे ही हमें इंट्रोडक्शन पार्ट मिला तो नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिक चलता है। हमें पहला जो सेंटेंस है, जो पहला जो वर्ड है, यानी कि ये ए से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, डी से स्टार्ट होगा। अब आप देखिए, इसमें से हमें सिर्फ एक को फाइंड आउट किया कि कौन सा सही है, तो हमने न तो ए को छोड़ा, सी को छोड़ा और डी को छोड़ा, हमने बी। जैसे हमें इंट्रोडक्शन पार्ट मिला, आगे का हमें ऑटोमेटिक हमें आंसर मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना काफ़ी आसान है, बस आपको फोकस करना होता है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट फाइंड आउट करने में। अब चलते हम बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7th क्वेश्चन पूछा गया है इसमें 22 अक्टूबर के मॉर्निंग शिफ्ट में कि फाइंड आउट द सिनोनिम, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। हमें अंडरलाइन वर्ड्स है उसका हमें, ये इमोशंस जो है इसका हमें अंडरलाइन वर्ड्स है, इसका हमें सिनोनिम तलाशना है। कलर्स लाइक फीचर्स, कलर्स लाइक फीचर्स फॉलो चेंजेस ऑफ इमोशंस। यानी कि जो कलर्स होते हैं इनके लाइक फीचर्स, इसके अंदर फीचर लाइक जैसी फीचर हैं, क्या, फॉलो चेंजेस ऑफ इमोशंस। यानी कि जैसे जैसे कलर चेंज होगा हमारे इमोशन चेंज हो जाएंगे। जैसे ही हमारा जो रेड जो कलर है, तो उसके देखते हैं कि रेड कलर हमारे को जो लव की फीलिंग देता है, जैसे जो वाइट जो है वो पीस की फीलिंग देता है, ग्रीन जो है वो हमारे इमोशंस चेंज करते हैं। तो जैसे जैसे कलर होंगे वैसे वैसे इमोशंस इंसान का चेंज होता जाता है। ऐसे ही अब इमोशन का हमें क्या देखना है, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाला सेंटेंस। सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ, यानी कि एक ऐसा वर्ड देना है जो इमोशन का समान अर्थ दे। तो इमोशन क्या होते हैं, इमोशन इज नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक ए सेंटिमेंट। इमोशन एक भावनाएं होती हैं, तो भावनाएं के अंदर देखिए अंडर करंट, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, मोमेंट्स, मोमेंट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो सेंटिमेंट्स। यानी कि इमोशन का कॉन्टेक्ट किससे है, सेंटिमेंट्स। इमोशन और सेंटिमेंट्स हैं वो दोनों एक ही मीनिंग देते हैं, इसलिए हमारा इमोशन जो है वो सेंटिमेंट्स पे चला जाएगा। यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, वो बनेगा 4th आंसर। इसे करके आए हैं, और आप अगर आपने जो आंसर जो है हमने जिस हिसाब से करते जा रहे हैं, अगर आपके 10 में से 8 या 9 जो है अगर आपके ठीक हो जाते हैं आउट ऑफ 10, सो यू विल बी सिलेक्टेड डेफिनेटली। अगर आपके 8 या 9 नंबर आ जाते हैं ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, और हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब हम बढ़ रहे हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, और शायद आपको ये पता होगा क्योंकि आप भी इस एरिया से कनेक्टेड हैं। हमारे एरिया में जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है आपको अच्छे से पता है, क्योंकि तभी तो इस हरियाणा में
11 लाख यानी कि 12-13 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। और जो जितनी भी गर्ल्स हैं, ये जितनी भी गर्ल्स हैं, आप जो पेपर देने गए हैं और देख रहे होंगे, वो कहती हैं कि बेकरार हो गई मैं, ये मेरा पैगाम ले, बेकरार हो गई मैं, ये मेरा पैगाम ले, जो कहे जमाना तुझको तू आके दामन थाम ले। बेकरार हो गई मैं, ये मेरा पैगाम ले, जो कहे जमाना तुझको तू आकर दामन थाम ले। यानी कि जिस दिन आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ये लड़कियां आपका दामन थामने के लिए तैयार है। और जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक ये दामन आपके हाथ में नहीं आएगा। सो इफ यू वांट टू कैच द दामन, अगर आपको ये दामन थामना है तो आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको ये गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो दामन इनका कोई और ही थामेगा। तो कोशिश करें कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। और मैं चाहता हूं ये दामन किसी और के हाथों में जाने के बजाय आपके हाथों में जाए, क्योंकि आपको शायद बेसब्री से इंतजार है आपके घर वालों को। और जो बीच वाले जो बिचौलिए हैं, वो जिस दिन आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, वो एक नहीं दो नहीं, वो 100 दामन आपके घर लेके आएंगे। इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपको दामन थामना है तो आपको आंसर सही करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा सीरियस भी मत लेना, क्योंकि ये हमने एक थोड़ा सा आपका इंटरटेनमेंट के लिए बनाया है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नीदर ऑफ द टू मैन वेरी स्ट्रॉन्ग। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नीदर ऑफ द टू मैन वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी कि हमें करेक्ट फॉर्म तलाशनी है, करेक्ट फॉर्म तलाशनी है, नीदर ऑफ द टू मैन। आपको ये याद रखना है कि 4 वर्ड आपको याद रखना है, आइदर, नाइदर, ईच और एवरी। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये चारों को चारों वर्ड हैं, ये सिंगुलर वर्ब को काउंट लेंगे। यानी कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन बना है, ये जो क्वेश्चन बना है 8 नंबर, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आया है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आया है, ये वर्ड जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट किए जाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा। सो नाइदर ऑफ द टू मैन, दो में से कोई एक भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग, शैल बी, वर, वोज, विल बी। नाइदर ऑफ द टू मैन वोज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका आंसर बनेगा 3rd नंबर। नाइदर ऑफ द टू मैन, दो में से कोई भी नहीं, वोज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर क्या आ जाएगा? वोज। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 3rd। क्यों? क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो आइदर, नाइदर और ईच और एवरी, ये जो चारों वर्ड हैं, ये चारों हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब से लेगा, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया है। इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें वोज क्यों आया, क्योंकि इसका मतलब यही है कि ये जो चारों वर्ड हैं ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? वोज। 9th क्वेश्चन में इन्होंने चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस के अंदर एक सेंटेंस दिया हुआ है। ये टेंस है, ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है। आपको एक बात चीज पता है कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ये क्या है? ये मॉडल है। यानी कि ये जो सेंटेंस दिया इसने, ये मॉडल में दिया हुआ है। किसमें है? मॉडल। मस्ट क्या है? मॉडल। और मस्ट हमेशा क्या चीज को दिखाता है? कंपल्सन। यानी कि मस्ट जो वर्ड है ये कंपल्सन यानी कि बाध्यता दिखाता है, बाध्यता। यानी कि कंपल्सन दिखा रहा है कि मस्ट वी कट दिस ट्री, हमें इस पेड़ को क्या काटना चाहिए? मस्ट वी कट दिस ट्री। तो मस्ट अगर स्टार्टिंग में आया है, कोई भी मॉडल जब स्टार्टिंग में आएगा, सो हम बोलते हैं कि मे आई कम इन, तो हम ये क्या मांग रहे हैं? परमिशन। मे आई टच योर मोबाइल फोन, तो यानी कि जब भी मॉडल फर्स्ट में आएगा, इसका मतलब क्या है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि पर्सनवाचक वाक्य है। इसलिए आपको सारी के सारी ऑप्शन में क्या मिला है? पर्सनवाचक वाक्य। सो मस्ट वी कट दिस ट्री, ये मस्ट क्या है? मॉडल है। आपको ये भी याद रखना है कि मस्ट जो है एक मॉडल है। चलिए इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। मस्ट दिस ट्री इज कट, मस्ट दिस ट्री विल कट, मस्ट दिस ट्री वॉज कट, मस्ट दिस ट्री बी कट। अगर आपको याद हो, कट का मतलब होता है काटना, और कट की तीनों ही फॉर्म जो है कट, कट और कट, यानी कि तीनों ही कट कट आएंगी। अब बी कट, अब यहां पर जब मॉडल जो है
और हम इसको थर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो उसके साथ में बी आ जाएगा। इसका आंसर बनेगा फोर्थ, मस्ट दिस ट्री बी कट, क्या इस पेड़ को काटा जाना चाहिए। मस्ट दिस ट्री बी कट, क्या इस पेड़ को काटा जाना चाहिए। यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है वो भी जान लो आप। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि यहाँ पर कर्ता को दिखाया जाता है, जैसे आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम, यानी कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। एंड इंग्लिश इज बीइंग टीचिंग, देखिए एक सेंटेंस है, इंग्लिश इज बीइंग टीचिंग, इंग्लिश इज बीइंग टीचिंग। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या है, पैसिव वॉइस है। इंग्लिश इज बीइंग टीचिंग यानी कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अब पढ़ाने वाला कौन है वो तो नहीं पता। इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है, यानी कि जब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को दिखाया जाए, जहां पर ऑब्जेक्ट ही इतना इंपॉर्टेंट हो जाए कि सब्जेक्ट की जरूरत ही ना पड़े, यानी कि सॉफ्टवेयर इज बीइंग मेड। एक और एग्जांपल देखिए, सॉफ्टवेयर इज बीइंग मेड, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाई जा रही है। सॉफ्टवेयर बनाने वाला कौन है ये नहीं पता, क्योंकि सॉफ्टवेयर की वैल्यू इतनी ज्यादा है, इतनी इंपॉर्टेंट है। तो मस्ट दिस ट्री बी कट, तो क्या इस पेड़ को काटा जाना चाहिए। अब काटेगा कौन, इसको तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा वो फोर्थ आंसर बनेगा। मैं यही समझाना चाहता हूं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को आगे जब भी आप कोई एग्जाम दें तो उसमें भी आप एक बार जरूर ऐसी सेंटेंस यानी कि मॉडल वाले सेंटेंस को भी देख के जाइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है 10th। सो ये हमारा मॉर्निंग शिफ्ट 22 अक्टूबर का जो एग्जाम था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसने पूछा कि फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि हमारे को एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत अर्थ बताना है, विपरीत अर्थ। अब इसने वर्ड दिया है क्या, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। अब डेमोक्रेसी का अगर मैं रियल में मीनिंग बताऊं इंग्लिश में, तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा उसको एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। और इंडिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है। क्यों कि हमारा कोई भी जो प्रधानमंत्री होता है, देश का जो सबसे बड़ा जो मुखिया होता है, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है और बाद में उसको एक पावर दी जाती है संविधान के द्वारा। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि प्रजातंत्र है। अब इसने एग्जांपल दिया मोनार्की, पॉपुलर, रिपब्लिक, डेलीकेसी। डेलीकेट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, और पॉपुलर का मतलब होता है पॉपुलर, फेमस, और मोनार्की का मतलब होता है टू रूल बाय द सिंगल पर्सन, टू रूल बाय द सिंगल पर्सन, यानी कि पहले जो पावर जो होती थी वो कोई एक राजा होता था और वो एक डिक्टेटरशिप होती थी। यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही, जिसको हम बोलते हैं तानाशाही, तानाशाही। यानी कि ये जो पावर जो थी वो पहले एक राजा के पास होती थी, फिर वो राजा जब बूढ़ा हो जाता था या जिसकी डेथ हो जाती थी तो वो नेक्स्ट पावर उसको ट्रांसफर की जाती थी उसके बच्चे को, फिर वो आगे, तो ऐसे पावर ट्रांसफर होती थी। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं और जो फिर जिसकी ज़्यादा वोटिंग होती है वही फिर आगे पावर में जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का उल्टा मतलब क्या हो गया, मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है टू रूल बाय द सिंगल पर्सन या डिक्टेटरशिप। तो इसका एंटोनिम ये होगा। तो ये हमारा एक सेशन था। तो हमने इस सेशन में आपके जो 10 क्वेश्चन जो आए थे मॉर्निंग शिफ्ट में वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। आप उनको मिलाएं और चेक करें कि आपका इस पेपर में कितने, इंग्लिश में आपके 10 में से कितने नंबर आए, और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको 10 में से इंग्लिश में कितना स्कोर किया। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।